जय नारायण बच्चों। आज हम आपके सामने मेरे संग की औरतें भाग 2 का पार्ट 2 जो है आपके सामने लेकर के आई हूँ। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि लेखिका के नानी के बारे में और उनकी माँ के बारे में और परदादी के बारे में हम आए थे। अब उसके आगे की हम कहानी आपके पास लेकर के आई हूँ, तो हाँ, ध्यान से सुनिए बच्चों। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आगे की ओर। उनकी दादी ने, परदादी ने लेखिका की माँ जब गर्भवती हुई थी तो भगवान के मंदिर में जाके प्रार्थना की थी कि हमारी जो है बहू को बेटी हो, लड़की पैदा हो। लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी थी। इस तरह से उनकी 5 बहनें हो गई, 5 कन्याएं हो गई। तो आज हम आते हैं अपनी इस कक्षा में वह प्रसंग लेकर आए हैं जब एक बार की बात है कि जो है हवेली के सारे मर्द बारात में चले गए थे। तब उस समय क्या होता था, जब सभी आदमी लोग जेंट्स बारात में चले जाते थे तो औरतें रात में रत जगा करती थी। रात भर नाचती थी, गाती थी, अनेक प्रकार का क्रियाकलाप करती थी, नाटक नौटंकी करती थी। जैसे कि कोई घर में आए ना और वो मस्ती करती थी औरतें। तो इनकी परदादी तो बहुत बुद्धिमान तो थी ही। इन्होंने क्या किया, सोचा कि आज तो जो है सारे मर्द घर में कोई है नहीं, ज़रूर चोर आएगा और चोर आएगा चोरी करेगा। तो इन्होंने क्या किया कि ये जा कर के बहू के कमरे में सो गई। और चोर कहीं बाहर का नहीं होता था, चोर वहीं गांव के आसपास के चोर होते थे। चोरों को पता चल जाता था कि हाँ, आज उस घर में खाली औरतें हैं, पुरुष नहीं है, मर्द नहीं है। और कहाँ कौन रहता है, कहाँ क्या चीज़ रखी है, वो सब भी जानते हैं। तो जहाँ पे गहने उन्हें सब रखे थे वहीं उनकी परदादी जो है उसी कमरे में सो गई। सोई क्या, वो खाली वहाँ पर नाटक कर रही थी अंधेरा करके। तभी एक चोर उस कमरे में घुस गया, आ गया, और परदादी सो रही थी, खर्राटे भर रही थी जानबूझ के। तो कुछ आहट होते ही परदादी की आँख खुल गई। उनको आहट हुआ, उन्हें आभास हुआ कि लगता है कोई आ गया। चोर डर गया। तभी परदादी ने कहा कि भाई कौन है, हमको एक लोटा पानी ला कर दे दो। अब वो चोर जो है कमरे में देखने लगा कि लोटा कहाँ है, लोटा कहाँ है। अब परदादी जी को सब समझ रही हैं, करें लोटा यहीं पर है, चारपाई के पास है लोटा। कहीं जाओ कुएं से पानी लेकर आओ, मुझे एक लोटा पानी पीने को दे दो। अब वो लोटा उठाया चोर और गया कुएं से पानी लेकर आया। जब कुएं से पानी लेकर आया तो उसकी दादी को देने लगा पीने के लिए। उसकी दादी ने पानी को पिया आधा, लेखिका की दादी ने, परदादी ने, और आधा पानी जो है उस चोर को पिला दिया और कहा, बेटा तुमने आज मेरा जूठा पानी पिया है ना, तो मुझे तुम्हें एक नेक सलाह देती हूँ कि तुम चोरी करना छोड़ दो और खेती बाड़ी का काम करने लगो। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से इनकी परदादी ने चोर को सबक सिखाया, प्यार से सबक सिखाया, डरा के धमका करके सबक नहीं सिखाया। तो हम किसी को डरा धमका करके किसी से काम नहीं करा सकते हैं। हमारे अंदर जब प्रेम होता है, स्नेह होता है, किसी से बहला फुसला कर प्रेम से अगर काम करवाएं तो वह बड़ा से बड़ा भी काम हमारे लिए करने को तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे दादी ने चोर को इस तरह से सबक सिखाया। पहले चाहती तो डांटती और कहती पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर आया चोर आया, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। यहाँ पर पानी का बहाना मारा, पानी ले आया, फिर उन्होंने आधा पानी खुद पिया, आधा पानी चोर को पिला दिया और कहा कि बेटा तुमने जो है आज मुझसे तुम मेरे बेटे हो गए। और बेटा मानते हुए चोरी खेती करने का जो है खेती करने की सलाह दिया और कहा चोरी करना छोड़ दो। उनकी सलाह मार करके चोर ने चोरी करना छोड़ दिया और वह खेती करने लगा। इस तरह से उन्होंने चोर को सबक सिखाया। अब अगली घटना आती है इनके कॉलेज लाइफ की, हमारी लेखिका की। 15 अगस्त सन 1947 को देश में जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब लेखिका को टाइफाइड का बुखार हो गया था। 1947 में जब
बनाया जा रहा था तो इनको टाइफाइड बुखार हो गया था और डॉक्टर की सलाह के कारण वह बाहर न जा सकी थी। इनके पिता ने क्या किया था फिर? देखिए, इनके पिता इनको अच्छी तरह से समझते थे। इन्होंने क्या किया था, ब्रदर्स कारामजो नामक एक उपन्यास दिया और जिसके कई अंश उपन्यास दे दिया, क्योंकि ये देखो पढ़ने से ही इनकी पढ़ने लिखने में रुचि थी, किताबों से इन्हें प्रेम था, लगाव था। तो इनके पिताजी इनकी कमज़ोरी समझते थे, तो सोचे कि अगर अब ये मानेगी नहीं, आज़ादी के आंदोलन में जश्न मनाने ज़रूर जाएगी। इन्होंने क्या किया, और डॉक्टर ने मना किया था कि टाइफाइड बुखार है, इन्हें बाहर मत जाने दीजिए। तो इन्होंने एक उपन्यास ये दे दिया, ब्रदर्स कारामजो इनके पिताजी ने दे दिया। और फिर क्या था, उस किताब को पढ़ते ही, उपन्यास को पढ़ते पढ़ते लेखिका कई बार उसके अंश को पढ़ डाली। और फिर इन्होंने, अब आती हैं लेखिका के, हम ये आपका आज़ादी के आंदोलन के समय की बात है। अब हम आते हैं लेखिका की बहनों के बारे में। इन्होंने नानी, माँ और परदादी के बारे में बताने के बाद अब बताती हैं बहनों के बारे में। कहती हैं कि उनकी सबसे बड़ी बहन थी मंजुल, जिसे घर में रानी कहते थे। उसने शादी के बाद मंजुल भगत नाम से लिखना शुरू कर दिया। शादी के बाद वो मंजुल भगत हो गई। दूसरे नंबर की बहन ने शादी के बाद मृदुला गर्ग नाम से लिखना शुरू कर दिया, जो लेखिका का नाम है, मृदुला गर्ग दूसरे नंबर पे थी। इसके बाद इनकी दो बहनें थी, रेणु, चित्रा। दोनों ने लेखन कार्य में अपनी रुचि जगाई, लेखन कार्य करती थी, लेखन कार्य से बची रही इनकी ये दोनों बहनें, रेणु और चित्रा। सबसे छोटी बहन थी अचला, वह अंग्रेजी में लिखने लगी। और छोटा भाई था जो राजीव, वो भी हिंदी में लिखने लगा। उनकी जो तीसरी बहन थी रेणु, वो बीए नहीं करना चाहती थी, परंतु पिताजी और घर वाले का मन रखने के लिए उसने किसी तरह बीए कर लिया। और उनकी बहन रेणु स्वयं कम, दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी। रेणु का ऐसा स्वभाव था कि अपना स्वयं कम पढ़ती थी और दूसरे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती थी, इसलिए उनके नंबर हमेशा अंक कम आते थे, किंतु उसने पढ़ने वालों से अधिक अंक आते थे। जो उससे पढ़ते थे, जो छात्र, जो क्लास में उसके फ्रेंड्स थे, तो उनके ज़्यादा अच्छे नंबर आते थे। पर रेणु का स्वभाव कैसा था, यहाँ पे लेखिका ने अपनी इस बहन का स्वभाव बताया है कि वे बहुत दृढ़ निश्चयी थी और अपने पसंद के ही लड़के से शादी करती हैं। और इनके बारे में भी बताया जाता है कि एक बार क्या था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि इनके पिताजी ने मना किया कि तुम स्कूल मत जाओ, बारिश हो रही है, बस नहीं आएगी। भाई जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो अपने यहाँ भी रेनी डे हो जाता है स्कूलों में। तो इनके पिताजी मना किया कि बारिश हो रही है, तुम स्कूल मत जाओ, बस नहीं आएगी। लेकिन ये जिद्दी थी, दृढ़ निश्चयी थी। ये निकली बाहर, बस नहीं आई और ये पैदल ही स्कूल चली गई। वहाँ गई, देखी स्कूल बंद था, फिर वापस चली गई। तो ये बहुत ज़िद्दी थी, किसी की बात मानती नहीं थी। तो इन्होंने कहा था कि मैं अपने पसंद से ही लड़के से शादी करूँगी। बाद में इन्होंने अपने पसंद के ही लड़के से शादी किया। और सबसे छोटी बहन जो अचला ने थी, वह पत्रकारिता में प्रवेश लिया और पिताजी के पसंद से शादी किया। पत्रकारिता में जो आपका अखबार वगैरह में, समाचार पत्र वगैरह में भी संपादकीय छपाता है और पत्रिकाएं जो छपती हैं तो लेख वगैरह छपता है, उसमें यह लिखने लगी। बाद में भी लेखन कार्य में ही संलग्न रही, अर्थात कई लोग इनके खानदान में राइटर ही बने। विवाह के बाद, अब यहाँ पे लेखिका बता रही हैं कि लेखिका का भी विवाह हो गया, तो इनको जो है बिहार के डालमिया नगर जैसे पिछड़े स्थान पर रहना पड़ा। बिहार में एक स्थान है डालमिया, जो पिछड़ा स्थान है, वहाँ पे इनको रहना पड़ा। यहाँ सिनेमा देखते समय क्या होता, पति पत्नी अलग अलग बैठते थे। वहाँ पिक्चर हॉल में पति पत्नी अलग अलग बैठते थे। इतना ज़्यादा जो है महिलाओं और पुरुषों में जो है रोक टोक था, इतना ज़्यादा दोनों में पर्दा थी कि महिला अलग बैठती थी, पुरुष अलग बैठते थे, यहाँ तक कि पति पत्नी भी अलग बैठते थे रिश्ते। तो यह देख करके उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्या किया कि एक जो है, उन्होंने, भाई वो लेखिका थी, लिखने वाली थी ही, उन्होंने यहाँ जो है क्या किया कि औरत और मर्द को एक साथ नाटक करने के लिए राज़ी कर लिया
कि औरत और मर्द एक साथ नाटक करेंगे, जैसे हम लोग नुक्कड़ नाटक वगैरह करते हैं लड़के लड़कियों को मिला करके लेकर के। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, आदमी और औरतों को मिला करके एक नाटक करने का प्लान बनाया और नाटक से अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्रित किया। नुक्कड़ नाटक कराया और जगह जगह करा करके जो अकाल राहत कोष था उसमें पैसा इकट्ठा किया, लोग दिया, जो पैसा कमाया उन्होंने नाटक के जरिए। इसके बाद लेखिका वहाँ पर देखिए बिहार में उन्होंने सुधारा। फिर क्या हुआ, उस नाटक के माध्यम से वहाँ पे वह हमारा जो है पर्दा प्रथा हट गई, आदमी औरत सब एक साथ बैठने लगे। इसके बाद लेखिका कर्नाटक गई, वहाँ बागलकोट में रही। वहाँ उन्होंने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की। कैथोलिक बिशप थे, उनसे कहा स्कूल खोलिए, और जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया। अंग्रेज़ थे, क्रिश्चियन थे, ईसाई समुदाय के लोग। उन्होंने क्या किया कि विद्यालय खोलने के लिए अनसुना कर दिया, आनाकानी मार दी। फिर क्या इन्होंने क्या किया, लोगों की मदद से उन्होंने अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी सिखाने वाला स्कूल खोला। ऐसा स्कूल खोला जहाँ पे अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी सिखाने वाला स्कूल था। और फिर कर्नाटक सरकार ने क्या किया, इसे मान्यता भी दे दी। ऐसा नहीं कि मान्यता नहीं दी, कर्नाटक सरकार ने मान्यता भी दे दी, उनसे मान्यता दिलवाई, किसी स्कूल को मान्यता दिया जाए, यहाँ पे अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी तीनों ही भाषाओं की पढ़ाई होगी और बच्चे सब पढ़ेंगे। लेखिका सोचती थी कि शहर में अकेले मंजिल की ओर बढ़ते जाने का मज़ा कुछ और ही है। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, काफ़ी कुछ तौर तरीके को संवारा बिहार में। और कर्नाटक में आई, जब उनका ट्रांसफ़र हुआ, उनके पति का बदला हुआ उसमें, तो फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ पर भी उन्होंने इस तरह से स्कूल खोला और लोगों की पढ़ने की सुविधाएं दी। जो लड़कियां, जो गांव के वहाँ के बच्चे थे, वो कहीं और न जा कर के, वहाँ पे खाली ईसाई समुदाय का ही स्कूल था, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि अपना एक स्कूल खुलवाया। तो इस तरह से लेखिका ने ये काम किया। तो शिक्षा के लिए बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसके लिए लेखिका ने कई प्रयास किए, कर्नाटक में काम किया, क्योंकि चाहती थी कि सभी शिक्षित हों, पढ़े लिखे लोग हों, तो मिल कर के काम किया। तो देखा आपने कि आपके इस पाठ में हमारी लेखिका मृदुला गर्ग ने किस तरह से मेरे संग की औरतें पाठ में औरतों के बारे में बताया, साथ में अपनी शिक्षा के बारे में बताया कि उन्होंने किस तरह से, उनकी अध्यापिकाएं भी उनको जो है बहुत प्रोत्साहित करती थी आज़ादी के आंदोलन में करने के लिए, तो परंतु वह उस समय नहीं जा सकी थी, और फिर वह जो है घर में ही रह कर के आज़ादी का जो उनका वो जश्न मना रही थी। तो ये आपका पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। आज हमारा ये भाग 2 था, जिसमें हमने आपको सामने लेकर के आए। धन्यवाद बच्चों।